नमस्कार। TYBA हिंदी स्पेशल S4 पेपर जिसका नाम है भाषा विज्ञान सेमेस्टर 6 में इसके अंतर्गत हम इकाई नंबर 3 जो है हमारे पाठ्यक्रम की, उस इकाई नंबर 3 का नाम है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान इस यूनिट का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अर्थ विज्ञान में हम कौन सी बातों का अध्ययन करने वाले हैं ये देखते हैं। इसमें शब्द अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन का स्वरूप, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और अर्थ परिवर्तन के कारण, इन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ अर्थ विज्ञान जो है, अर्थ विज्ञान नाम से ही स्पष्ट होता है कि अर्थ विज्ञान है। इसमें भाषा के अर्थ पक्षा का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक, इन तीनों प्रकारों का हो सकता है। अर्थ विज्ञान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। काफी विद्वान इसे भाषा विज्ञान का एक शाखा मानते हैं, किंतु कुछ आधुनिक विद्वान इसे भाषा विज्ञान से अलग मानते रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थ विज्ञान दर्शन से बहुत अंशों से संबद्ध है और उसका काफी अंश ऐसा है। मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है, किंतु इसी में संदेह नहीं कि अर्थ भाषा की आत्मा है और भाषा विज्ञान जब भाषा का विज्ञान है तो बिना उसके अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अर्थ विज्ञान निश्चित रूप से भाषा विज्ञान का अविभाज्य अंग है। अर्थ विज्ञान यह एक मूलभूत प्रश्न है कि अर्थ क्या है और अर्थ किसे कहते हैं। भर्तृहरि, ये जो भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि अर्थ अर्थात शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक खास शब्द सुनने के बाद में हमारे मन में जो मानसिक प्रतीति होती है ये उसका अर्थ है। जैसे घोड़ा कहने से विशिष्ट प्राणी सामने आता है, हाथी कहने से विशिष्ट प्राणी सामने आता है, बबूल कहने से विशिष्ट वृक्ष सामने आता है। मतलब एक खास शब्द सुनने के बाद में हमारे मन में जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यहाँ ये दूसरा लक्षण ये भर्तृहरि ने बताया है कि प्रस्तुत अर्थ केवल शब्द का ही होता है। राम मारे शर्म से पानी पानी हो गया। इनमें पानी पानी शब्द जो शब्द है तो शब्द तो नहीं है, किंतु यहाँ अर्थ की अपेक्षा प्रतीति केवल पानी शब्द से नहीं हो सकती है, वह पानी पानी होने से ही हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भाषा की किसी भी भाषा की इकाई वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि किसी भी इंद्रिय प्रमुखतः कान, आंख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यहाँ ये इस तरह से अर्थ की परिभाषा है और
अर्थ की प्रतीति फिर हमें कैसे होती है? कुल मिलाकर 8 ये संबोधन है या 8 कारण है, इससे हमें अर्थ की प्रतीति होती है। पहले हम अर्थ की प्रतीति कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं कि अर्थ की प्रतीति हमें 2 प्रकार से होती है। एक आत्म अनुभव से और दूसरा जो है पर अनुभव से, मतलब दूसरों के अनुभव से। आत्म अनुभव से अर्थात स्वयं किसी चीज का अनुभव करके, उदाहरण के लिए चीनी मीठी होती है, में मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने से हो जाती है। पानी गर्म है, धूप के अर्थ की प्रतीति, पानी, गर्मी, धूप के अर्थ की प्रतीति भी इसी प्रकार से हो सकती है। दूसरा जो है पर अनुभव से अर्थ की प्रतीति होती है। अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं होती है। उस क्षेत्र से संबंध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव या ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मतलब ये दूसरों द्वारा सुना हुआ जो अर्थ होता है, जैसे कि विष, पॉइजन को हमने केवल दूसरों द्वारा सुना है कि इसकी टेस्ट करने से, इसकी चव करने से व्यक्ति मर जाता है, मतलब ये पर अनुभव से है। उदाहरण के लिए हम इसे अनेक लोगों ने जहर नहीं देखा होगा, किंतु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि जहर जीव को मार डालने वाला होता है। अतः जहर शब्द के अर्थ की प्रतीति का मूलाधार आत्मानुभव न होकर यह पर अनुभव है। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर आदि अन्य भी अनेक प्रकार के शब्द हो सकते हैं और उसे फिर हम अर्थ कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक है कि शब्द और अर्थ का संबंध है क्या। तो शब्द और अर्थ का संबंध है, शब्द यह प्रश्न अनादिकाल से, भाषा में यह प्रश्न अनादिकाल से उठता आ रहा है कि शब्द अर्थ का क्या संबंध है। क्योंकि पानी कहने से पानी का ही बोध होता है, मिट्टी कहने से मिट्टी का बोध होता है, मिट्टी या काठ का नहीं। क्या पानी शब्द और पानी द्रव्य का कोई संबंध है? पहले हम देख चुके हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह कि भाषा के शब्द प्रतीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक एवं सहज संबंध नहीं होता है। समाज के ने यह संबंध मान लिया है या कहे कि समाज के विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रतीक रूप में स्वीकार कर लिया है। शब्द विशिष्ट अर्थ के प्रतीक या संकेत है, इसलिए उन्हें शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थों को ग्रहण करता है जो वक्ता कहता है। उदाहरण के लिए समाज में पानी शब्द को इस तरह से बना है, ये प आ न ई, इन ध्वनियों के समूहों को पानी कहते हैं। पानी द्रव्य के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है, इसलिए पानी कहने से उसी का बोध होता है, किसी और चीज का नहीं। किंतु यदि कर हिंदी भाषी समाज यह निर्णय कर ले कि पानी शब्द किसी और वस्तु का वाचक बन जाएगा, तो कल से पानी शब्द का अर्थ पानी न रहकर
वही वस्तु हो जाएगी। हम जानते हैं कि बाथरूम, टॉयलेट आदि के अर्थ में इसी प्रकार मान लेने से बदल गए हैं। भारतीय परंपरा इसी को दृष्टि में रखते हुए शब्द या ध्वनि के साथ किसी वस्तु के संबंध स्थापन को संकेत ग्रहण कहा गया है। संकेत ग्रहण के कारण ही शब्द अर्थ विशिष्ट का बोध कराते हैं। मतलब शब्द ग्रहण के जो कारण है वो विशिष्ट शब्द का बोध कराते हैं। ये बोध जो होता है कुल मिलाकर 8 कारणों से हमें अर्थ का बोध होता है, हम ग्रहण करते हैं। एक है व्यवहार। भारतीय परंपरा में अर्थबोध के 8 साधन माने गए हैं। वो 8 साधन इस प्रकार से है कि पहला जो है व्यवहार, व्यवहार बोध का सबसे प्रमुख साधन है। समाज में तरह तरह के व्यवहार से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ का हमें बोध होता है। दूसरा जो है कोश, अनेक शब्दों का अर्थबोध हमें कोशों से होता है। कोश ज्ञात शब्दों के अर्थ के आधार पर अज्ञात शब्द का अर्थबोध कराते हैं। तीसरा जो है व्याकरण से हमें बोध होता है। व्याकरण से भी अर्थबोध होता है। उदाहरण के लिए हमें पता हो कि मानव का अर्थ क्या है और यह भी पता हो कि हिंदी में ता प्रत्यय भावबोधक संज्ञा बनाने लेके आता है तो हम मानवता का अर्थ जान जाएंगे। प्रकरण से भी हमें बोध होता है कि प्रकरण, इसे वाक्य शेष भी कहा गया है। अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग में प्रकरण या संदर्भ से अर्थ ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए धातु का व्याकरण में एक अर्थ है, किंतु सामान्यतः सोना, चांदी आदि धातुएं है। इसी प्रकार गोली एक प्रकरण में बंदूक की गोली है तो दूसरे प्रकरण में दवा की गोली या टिकिया, तीसरे संदर्भ में गोल पिकर और चौथे में बच्चों को खेलने की गोली। ये अलग अलग अर्थ प्रकरण में हमें होता है। व्याख्या, ये जो है व्याख्या से भी इसे विवृत्ति भी कहा गया है। बहुत से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा ही कराया जा सकता है। किसी वस्तु के समान वस्तु का अर्थबोध उस वस्तु को उपनाम बनाकर कराया जा सकता है। जैसे गधे या घोड़े के से खेचर, कुत्ते से भेड़िया और गाय से नीलगाय आदि बन गए हैं। आप्तवाक्य, महान विद्वान प्रसिद्ध सिद्ध यहाँ पहुंचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी कभी अर्थबोध कराते हैं। आस्थावान लोगों का ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है। 8 जो होता है कि 8 ज्ञात का सानिध्य, मतलब ज्ञात का सानिध्य, ज्ञात शब्दों से सानिध्य से भी कभी कभी अज्ञात शब्दों का अर्थबोध हो जाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य ले, बासमती का भात शाम जीरा से अच्छा होता है। इस वाक्य का पाठक बासमती और भात के सानिध्य से समझ जाएगा कि श्यामजी जीरा किसी चावल का नाम है। इसके अतिरिक्त
हमें अर्थबोध जो है या अर्थग्रहण बलाघात, ओढ़ना, सूरलहर, मोहन गया, मोहन गया। अनुवाद से भी कभी कभी, जैसे अनुवाद मैन यानी आदमी आदि कई अन्य साधनों से भी अर्थबोध होता है। अर्थ विज्ञान में यो तो अर्थ संबंधी अनेक विषयों पर विचार किया जाता है, किंतु यहाँ कुछ थोड़े से मुख्य विषयों पर ही विचार किया गया है। तो इस तरह ये अर्थबोध जो होता है, मतलब अर्थ जो होता है कि अर्थ का स्वरूप, अर्थ की परिभाषा और अर्थ हमें शब्द और अर्थ का संबंध और अर्थबोध के साधन जो है, ये हमने कुल मिलाकर 11 साधन देखे। और अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक जो है कि अर्थ परिवर्तन का स्वरूप भी हो गया हमारा, और शब्द और अर्थ का अब हम देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है कि अर्थ परिवर्तन ये जो होता है, किन किन अर्थ परिवर्तन किन किन चीजों से होता है कि प्रत्येक शब्द बल्कि प्रत्येक भाषा इकाई का अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द आकाशवाणी के लिए संस्कृत में इसका अर्थ था देववाणी है। तुलसीदास के समय में भी यह अर्थ था। रामचरितमानस के कुछ अध्याय में भी यह वर्णन आया हुआ है, अर्थात उस समय देववाणी हुई। अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर हिंदी में रेडियो या ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। संस्कृत का ही एक दूसरा शब्द जंग लिए, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में पैरों के उस भाग के लिए होता है जो घुटनों के नीचे होता है, किंतु हिंदी में यही शब्द जंगा के रूप में मिलता है और इसका अर्थ पैर का वह भाग होता है जो घुटनों के ऊपर होता है। इस प्रकार जंगा का अर्थ परिवर्तन हो गया। गवार शब्द भी उसी तरह से है। गवार शब्द का इतिहास भी अर्थ परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। पाली भाषा में प्राप्त शब्द से अनुमान लगता है कि संस्कृत में यह शब्द ग्रामदार का रहा होगा। इसका अर्थ था गांव का रहने वाला, गांव का लड़का अथवा गांव वाला। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में यह शब्द गवार के नाम से जाना जाता है। हिंदी आदि रूपों में मिलता है तथा इसका अर्थ असभ्य और मूर्ख हो गया है, गवार का अर्थ। तो हमने देखा कि आकाशवाणी, जंगा तथा गवार का अर्थ उससे कुछ हो गया है। अर्थ परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन हो जाने ही अर्थ परिवर्तन है। अब अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं जो हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है अथवा इसके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा विज्ञान जो है ब्रेल ने विचार किया था। इन्होंने 3 दिशाओं की खोज की है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ आदेश। ये अर्थ विस्तार की 3 कारण हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार ये जो है, अर्थ विस्तार का अर्थ है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पाना। उदाहरण के लिए संस्कृत का एक शब्द है तैल। तैल जिसका मूल अर्थ है तिल का रस, अर्थात संस्कृत में मूलतः तिल के तेल को ही तैल कहते हैं। यही इसका उत्पत्ति मूलक अर्थ है। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तैल से विकसित है, किंतु इसका अर्थ विस्तृत हो गया। तैल का मूल अर्थ था तिल का तेल, किंतु तेल का प्रयोग
अब जो है कि अब सभी चीजों के तेल के लिए होता है। तिल, सरसों, आलसी, गरी अथवा गोला, मूंगफली आदि बिनोली और यही बताया जाता है, क्योंकि मछली का तेल, सांप का तेल, मिट्टी का तेल और यदि किसी को दोपहर की चिलचिलाती धूप में कहीं किसी काम में भेज दे तो वह लौटकर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा, साहब आपने मेरा तेल निकाल लिया। हमने तो देखा कि तेल के अर्थ का विस्तार हो गया। यहाँ कहा तो वह केवल तिल के तेल का अर्थ देता था और कहा सभी चीजों के तेल का अर्थ देने लगा है। विशेष सामान्य से हो गया। टक्कर का कहना है कि अर्थ विस्तार नहीं होता है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है और होता है कि खूब होता है। सब्ज का अर्थ हरा, पहले पालक, चौली, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को उनके रंग के आधार पर सब्जी कहते थे। अब सब्जी शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया और सभी रंगों की सब्जियां सब्जी कहलाने लगी। टमाटर, लाल गाजर, लाल पीली काली प्याज, लाल सफेद बैगन, नीला सीताफल, पीला अजमल, सफेद लाल मूली, सफेद लाल व्यक्तिवाचक शब्दों के अर्थ भी विस्तृत हो जाते हैं। शर्त एक है कि वे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो। बदनाम अगर होंगे तो क्या काम न होगा। तो विभीषण, मंथरा, नारद, जयचंद्र, नादिर शाह, हिटलर आदि का प्रयोग उन्हीं सभी के लिए होता है जो उस प्रकार की रुत्तियों के होते हैं। जो राम, सीता, सावित्री, गांधी से भी अर्थ विस्तार हो गया है, किंतु इसको इनके लिए साधना करनी पड़ती है। और कुछ उदाहरण इस तरह है। अधर मूल अर्थ नीचे का ओष्ठ, वर्तमान अर्थों दोनों ओष्ठ। गणेश जो है गणेश अर्थ किसी शुभ कार्य का आरंभ, जिसके आरंभ में श्री गणेशा नमः कहते हैं। अब किसी भी अच्छे बुरे कार्य का प्रारंभ उसे इतिश्री संस्कृत लेखक अपनी कृति के अंत में पुष्पिका में लिखते हैं कि इतिश्री कृत सप्तमा आदि। अब किसी भी काम की समाप्ति इतिश्री है। महाराज पहले केवल महाराजा, अब खाना बनाने वाला ब्राह्मण भी है। मतलब महाराज ये खाना बनाने वाले को कहा जाता है। पंडित पहले विद्वान व्यक्ति, इसलिए पांडित्य विद्वत्ता अब विद्वान के साथ ब्राह्मण मात्र के लिए हो गया है। हाँ, अभ्यास ये जो है अभ्यास अभिभास का मूल अर्थ है बार बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास। यश इसका प्रयोग के अर्थ में होता है। अब हिंदी में केवल बाण फेंकने वाले का नहीं बल्कि सभी कार्यों का अभ्यास किया जाता है और इसके अर्थ में अब ये अभ्यास अर्थ लिया जाता है। निपुण ये जो है निपुण मूल अर्थ शुभ कार्य करने वाले में प्रवीण या निपुण शब्द कहा जाता था। अब हर काम करने वाले को निपुण कहा जाता है। मतलब ये शब्द का अर्थ हो गया प्रवीण। अब किसी भी कार्य को करने वाले में प्रवीण कहा जाता है। मूलतः वीणा बजाने वाले विनायम, अब किसी भी कार्य में उसे प्रवीण कहा जाता है। तो ये हुआ कुशल। कुशल ये जो शब्द था, कुशल यानी उखाड़ने में चतुर
कुशल लानी। अब किसी भी काम में मतलब कुश काटने का काम बहुत मुश्किल था, तब उसे कुशल कहते थे। अब किसी भी किसी भी काम को करने से उसे हम कहते हैं कुशल शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अर्थ विस्तार है। अब हम देखते हैं कि अर्थ संकोच। अर्थ संकोच क्या है कि अर्थ संकोच मतलब एक शब्द विशिष्ट अर्थ में ही उसका कार्य किया जाता है, तब उसे अर्थ विस्तार अर्थ संकोच कहते हैं। अब अर्थ संकोच ये जो है कि अर्थ संकोच ये जो है मतलब एक शब्द विशिष्ट भाग से निकलकर उसका सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। अर्थ संकोच ये जो है अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा है। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है, फिर संकुचित हो जाती है। जिस प्रकार इसका अर्थ का विस्तार संभव है, उसी प्रकार अर्थ संकोच भी है, ऐसा देखा जाता है। कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ का वाचक था, लेकिन बाद में सीमित अर्थ का वाचक हो गया, अथवा उत्पत्ति के आधार पर उसे विस्तृत अर्थ का वाचक होना चाहिए, किंतु प्रयोग उसके सीमित अर्थ में ही होता है। उदाहरणार्थ गो शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका आरंभिक अर्थ था चलाने वाला, लेकिन आज प्रयुक्त होने लगा जंतु को गो नहीं कहते, यह शब्द विशिष्ट गाय के लिए रूढ़ हो गया है। जगत शब्द का अर्थ था खून चलाने वाला, पर अब मोटर, रेल या हवाई जहाज को जगत नहीं कहते, यह संसार का वाचक हो गया। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विश्वनाथ ने कहा था, अन्यज्ञ शब्दता उत्पत्ति नित्यम, यानी शब्द का अर्थ सदा उत्पत्ति के शब्दों का अर्थ सदा उत्पत्ति के आधार पर ही होता है, वह मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार पर होता है, अर्थात उसका नियमक लोक व्यवहार है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि जल या पंख से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जलज या पंकज नहीं कहते। वैसा करे तो सेवार, मछली, मेंढक आदि के लिए भी जलज या पंकज शब्द का प्रयोग करना होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से व्यापक अर्थ में वाचक होकर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से केवल कमल के लिए ही अभी वाचक शब्द कहा जाता था, मतलब पंकज शब्द कहा जाता था। इसी तरह सभ्य शब्द का उत्पत्ति मूलक अर्थ था सभा में बैठने योग्य, किंतु सभा में हर बैठने वाला सभ्य नहीं माना जाता। अब सुर्की का मतलब है लाली, मगर हर लाल चीज सुर्की नहीं कहलाती। पीतल के लाल चूर्ण को ही सुर्की कहते हैं। जैसे ऐसे सब्जी शब्द का प्रयोग सब्ज यानी हरी वस्तुओं के लिए ही न होकर केवल तरकारी के लिए ही अब होता है। तटस्थ ये या तट पर खड़े होने वाले को पहले तटस्थ नहीं कहते थे। वस्तुतः तटस्थ शब्द का वाच्य मध्यस्थ हो गया है। वही स्थिति अनुकूल शब्द की भी है, जिसका संबंध कुल से नहीं रह गया है। मंदिर शब्द पहले भवन मात्र का वाचक था, पर आजकल देव निवास के अर्थ में ही सीमित हो गया है। तो इस प्रकार अर्थ संकोच जिसे हम कहते हैं, ये अर्थ संकोच हो जाता है। इस तरह से ये अर्थ संकोच होता है। बाद में आता है कि अर्थादेश, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थादेश ये जो है, तो अर्थादेश के बारे में अगर हम लोग कहें तो अर्थादेश ये जो है, अर्थादेश जो है कि या भाव साहचर्य के कारण को भी शब्द के प्रधान
अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है। कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ का आने को अर्थादेश कहते हैं। ऊपर हमने गवार शब्द के लिए